So our next topic is methods used for determination of order of reaction. Now अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मेथड्स जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 डिफरेंट मेथड्स. तो फर्स्ट मेथड हमारा है ग्राफिकल मेथड. इन ग्राफिकल मेथड हमारे पास जो केमिकल काइनेटिक्स की इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल या डेटा है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग डिफरेंट ग्राफ्स में पुट करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं. और ये जो इंफॉर्मेशन होती है इसमें रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन होते हैं डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे, और इन ऑब्जर्वेशन टेबल से जो हमें ग्राफ मिलता है उस ग्राफ के नेचर से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर का होगा. सेकंड मेथड इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड. इन दिस मेथड हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की जो इंफॉर्मेशन है, दैट मींस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशंस एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, इनको डिफरेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में पुट करते हैं. हमारे पास जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हैं. हम इन इक्वेशंस के अंदर R0, RT और T की वैल्यू पुट करेंगे, जिसके हेल्प से हम लोग रेट कांस्टेंट यानी K की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. जिस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करके रेट कांस्टेंट K की वैल्यू ऑलवेज सेम आती है, दैट मींस वो रिएक्शन उसी ऑर्डर का होगा. थर्ड मेथड इज इनिशियल रेट मेथड. नाउ ये जो थर्ड मेथड है, ये एक्चुअली हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट. नॉर्मली किसी रिएक्शन में सिर्फ एक रिएक्टेंट हो, इन दैट केस ग्राफिकल मेथड हम आसानी से यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमें कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ एक रिएक्टेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. वाइल अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, इन दैट टाइम हम लोग इनिशियल रेट मेथड यूज कर सकते हैं. इस मेथड में हम लोग रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को यूज करेंगे और बाकी दूसरे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं. दैट मींस हम लोग डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे और बाकी दूसरे रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे. और ऐसे हम लोग हर बार मेथड को रिपीट करके डिफरेंट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, और फाइनली सभी ऑर्डर को ऐड करके हमें कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर मिलता है. बट दिस मेथड इज लेंथी. नाउ फोर्थ मेथड इज Ostwald isolation method. Now this fourth method is also similar to third method, that is initial rate method. Initial rate method में हम लोग किसी एक रिएक्टेंट के टर्म्स में ऑर्डर फाइंड आउट करते थे और बाकी रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट रखते थे. Ostwald isolation method में भी हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक सिंगल रिएक्टेंट कैलकुलेट करते हैं, बट इसके लिए बाकी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग एक्सेस में यूज करेंगे. एंड वी नो दैट कि किसी भी रिएक्शन में अगर कोई रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट है, देन वो रिएक्शन उस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है. सो Ostwald आइसोलेशन मेथड को भी हम लोग यूज करते हैं ऐसे रिएक्शंस में जहां पे मोर देन वन रिएक्टेंट प्रेजेंट हो, और जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें से हर एक रिएक्टेंट को आइसोलेट करके, दैट मींस उसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन यूज करके एंड बाकी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सेस में यूज करके हम लोग ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल रिएक्टेंट. और फाइनली टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सभी रिएक्टेंट के ऑर्डर्स को ऐड कर देते हैं, और ये मेथड भी काफी लेंथी होता है. एंड आवर फिफ्थ मेथड इज हाफ लाइफ पीरियड मेथड. नाउ ये जो मेथड है ये एक्चुअली एक मैथमेटिकल मेथड है जिसमें हम लोग हाफ लाइफ पीरियड के इक्वेशन में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पुट करेंगे, और जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पुट करके हमारा हाफ लाइफ इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, रिएक्शन उसी ऑर्डर का होगा. आगे हम लोग इंडिविजुअली हर एक मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो आवर फोर्थ मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज Ostwald's आइसोलेशन मेथड. अब ये जो मेथड है इसे भी हम उन रिएक्शंस पे अप्लाई करेंगे जहां पे मोर देन वन रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, और किसी एक रिएक्टेंट को आइसोलेट करने के लिए हम लोग उसके कॉन्सेंट्रेशन को छोड़ के बाकी रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सेस मिलेंगे. वी नो दैट कि किसी भी रिएक्शन में अगर कोई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में होता है, एट दैट टाइम रेट ऑफ रिएक्शन उन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है. दैट मींस आवर रिएक्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ दोस कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए वो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएंगे. और इनिशियल रेट मेथड के जैसे ही यहाँ पे भी हमें हर एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट के टर्म्स में ऑर्डर फाइंड आउट करना है,
दैट मीन्स यहाँ पे जितने रिएक्टेंट्स होंगे उतनी बार हमें स्टेप्स को रिपीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये मेंशन कर देता हूं, इट इज अप्लाइड फॉर रिएक्शंस हैविंग मोर देन वन रिएक्टेंट्स। नाउ सेकंड पॉइंट, टू कैलकुलेट ऑर्डर with respect to particular reactant, it is isolated by taking concentration of other reactants in excess। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि हमें यहाँ पे किसी एक रिएक्टेंट को आइसोलेट करना है, जिसके बेसिस पे हम लोग रेट कैलकुलेट करेंगे और ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी रिएक्टेंट्स को एक्सेस में यूज करना है ताकि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम कांस्टेंट कंसीडर करें। So we can say that this method is useful to determine the order with respect to each reactant of reaction separately by taking other reactants in excess quantity। अब excess में लेने से क्या होगा, तो ये भी मेंशन कर देता हूं, the rate of reaction will depend on reactant having less concentration and the excess reactant remains almost constant। So this method is useful to determine the order with respect to each reactant separately by taking other reactants in excess quantity। So we will take an example to understand this concept। So example के लिए हम लोग एक hypothetical reaction को consider कर लेते हैं, जहां पे A moles of reactant A reacts with B moles of reactant B and C moles of reactant C to give D moles of product D। Now first point में हम लोग reactant A को isolate करेंगे, तो मैं mention कर देता हूं, concentration of reactant A is isolated by taking concentration of reactant B and reactant C in excess। तो rate क्या हो जाएगा, rate equals to K naught concentration of reactant A raised to P। और हमें पता है कि K naught की वैल्यू क्या होगी, K naught equals to K concentration of B raised to Q and concentration of C raised to R। तो ओसवाल आइसोलेशन मेथड जो है, इट इज एक्चुअली सिमिलर टू इनिशियल रेट मेथड, बट वहां पे हम लोग जिस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट फाइंड आउट करते थे उसके कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते थे और बाकियों को कांस्टेंट रखते थे। लेकिन यहाँ पे ओसवाल आइसोलेशन मेथड में हम जिस रिएक्टेंट के बेसिस पे रेट और ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे उसके कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं करेंगे और बाकियों को एक्सेस में लेंगे ताकि वो कांस्टेंट हो जाए। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A is P। Now second step, for isolating reactant B we have to take concentration of reactant A and reactant C in excess। तो सेम स्टेप यहां पे भी अप्लाई होगा, रेट इक्वल्स टू K नॉट concentration of B raised to Q। और यहां पे K नॉट क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू K concentration of A raised to P and concentration of C raised to R। So order of reaction with respect to reactant B is Q। Similarly for third reactant, that is reactant C, अगर हम उसे isolate करेंगे, we have to take concentration of other two reactants, that is reactant A and reactant B in excess, then rate of reaction depend करेगा only concentration of reactant C, that is C raised to R। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, K naught equals to K concentration of A raised to P and concentration of B raised to Q। So order with respect to concentration of C is equal to R। So finally total order of the reaction equals to P plus Q plus R। So यहाँ पे हमने 3 रिएक्टेंट्स के लिए 3 बार स्टेप्स को रिपीट किया है। हर एक बार हमने किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को आइसोलेट किया है बाय टेकिंग अदर 2 इन एक्सेस, और जिसका हमने कॉन्सेंट्रेशन लेस रखा है रिएक्शन उसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जब एक्सेस में हम लोग किसी रिएक्टेंट को लेते हैं तो रिएक्शन उस कॉन्सेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट हो जाता है।
तो इसलिए हमने हर एक इंडिविजुअल स्टेप में ईच रिएक्टेंट की बेसिस पे ऑर्डर फाइंड आउट करके फाइनली सभी ऑर्डर्स को सम कर दिया, एंड वी विल गेट द फाइनल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।